कक्षा 12 वाले आज ध्यान देंगे। कल हम बता रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में परमाणु संरचना में बताया गया था नील्स बोहर का परमाणु मॉडल। उसमें बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी ऊर्जा वाली कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते, बल्कि एक निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम mvr h/2 पाई का पूर्णगुणज होता है। कोई इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षा में चक्कर लगाते समय ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता। फिर उसके बाद हम बताए थे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी नीचे ऊर्जा स्तर से ऊंचे ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह उसी ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जन करता है जिसका कि वह अवशोषण किया है। यदि मान लिया जाए नीची ऊर्जा स्तर E1 और ऊंची ऊर्जा स्तर E2 माना जाए तो E1 - E2 = h न्यू होगा, जहाँ न्यू उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति होगी। इसी के संबंध में आज हम बताएंगे बोहर का परमाणु मॉडल, मतलब बोहर का परमाणु सिद्धांत बताएंगे और हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए ध्यान देंगे। हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए बोहर सिद्धांत क्लास 12। हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर सिद्धांत। ध्यान देना, बोहर्स थियरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। तो देखेंगे इसमें हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर सिद्धांत। इसमें ध्यान देना, इसमें मान लेंगे कोई मतलब एक नाभिक है प्लस Zd और इस नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है। माना कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक प्लस Zd के चारों ओर चक्कर लगा रहा है जिसका वेग मान लेंगे v। ये इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, मान लेंगे इलेक्ट्रॉन का जो मास m है, त्रिज्या r है वृत्तीय पथ की, तो केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र बल कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन चूंकि वृत्ताकार पथ पर चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्र बल होगा। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्र बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्र बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है। स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है। अतः इसमें देखेंगे mv² r अभिकेंद्र बल बराबर
1/4 नॉट एप्सिलॉन के इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। तो Q1 का मतलब देख रहे हैं ZE और इंटू E अपान R स्क्वायर। तो ये R से तो इस घात कैंसिल होगा, या इसमें होगा mv स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 नॉट एप्सिलॉन के इंटू ZE स्क्वायर अपान R। ये हुआ समीकरण नंबर 1। बोहर सिद्धांत से ध्यान देंगे। बोहर सिद्धांत से, बोहर सिद्धांत से इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr इक्वल्स टू होता है nh अपान 2 पाई। अब इसमें देखेंगे समीकरण नंबर 1 है और इसको हम समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। समीकरण नंबर 2 का वर्ग करेंगे। समीकरण 2 का वर्ग करके 1 में भाग देने पर, समीकरण 1 में भाग देने पर, तो भाग देने पर देखो एक का वर्ग कर रहे हैं, समीकरण नंबर 2 का वर्ग कर रहे हैं। तो ये होगा m का स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर अपान, अब यहाँ जो देख रहा है 1 से भाग देंगे तो m v स्क्वायर, तो v स्क्वायर से v स्क्वायर m से घात कट जाएगा। और यह इक्वल्स टू हुआ, चूंकि इसमें भाग दे रहे हैं तो nh, तो n स्क्वायर h स्क्वायर, और इसमें जब देख रहे हैं वर्ग करेंगे तो 4 पाई का स्क्वायर, इससे भाग देंगे तो ये नीचे वाला तो ऊपर चला जाएगा, मतलब ये 4 पाई नॉट एप्सिलॉन, और के निर्वात अथवा y के लिए 1 भी लिख सकते हैं। ये हुआ z स्क्वायर, और तो ये तो ऊपर चला गया, z स्क्वायर नहीं होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r, और अपान होगा z स्क्वायर। इसमें देखो ये 4 से 4 कट जाएगा, पाई से ये घात कट जाएगा, तो हमें, और ये जो पावर है इस यहाँ 2 और यहाँ r है तो इससे कट जाएगा, बचेगा यहाँ r। तो r इक्वल्स टू हुआ n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0, और अपान m जो है इधर आएगा तो m पाई ZE का स्क्वायर। तो या इसको हम लिख सकते हैं r इक्वल्स टू n स्क्वायर ब्रैकेट में h स्क्वायर एप्सिलॉन अपान m पाई ZE का स्क्वायर। इसमें देखो ये सब कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट ये है, एप्सिलॉन 0 भी नियतांक है, m भी मास है इलेक्ट्रॉन का वो भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, z जो है एटम का वो नंबर है, एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक वो भी कांस्टेंट होगा। हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए Z1 होगा। तो जब इस तरह से मान रखेंगे तो अभी हम बोहर त्रिज्या का भी आकलन करेंगे। तो इसमें देखो या इसको हम लिख सकते हैं कि R समानुपाते n स्क्वायर। कहने का मतलब जैसे जैसे कक्षाओं की क्रम संख्या बढ़ेगी, जैसे मान लो पहली कक्षा है उसमें R1 होगा, यदि हम दूसरी कक्षा लेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, मतलब पहली कक्षा की जो त्रिज्या होगी उसका 4 गुना होगा। यदि तीसरी कक्षा लेंगे तो 3 3 9 गुना हो जाएगा। जहाँ n इक्वल टू लिखा जा सकता है, जहाँ n इक्वल्स टू 1 2 3 कॉमन ये डैश डैश लिख लेंगे। तो ये रहा बोहर सिद्धांत। ध्यान देंगे बोहर सिद्धांत में जो त्रिज्या होती है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में जिसमें इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो ये हुआ। यदि n बराबर 1 लिखेंगे तो पहली कक्षा आ जाएगी, उसमें त्रिज्या का भी हम आकलन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो कक्षाओं की क्रम संख्या उसके वर्ग के समानुपाती त्रिज्या होती है एटम की। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या कक्षाओं की क्रम संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। अब इसके बाद देखोगे बोहर त्रिज्या। बोहर की त्रिज्या, बोहर त्रिज्या
बोहर त्रिज्या। हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए Z बराबर 1 जो देख रहा है तथा H इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12। m जो होगा इलेक्ट्रॉन का मास है, m बराबर ये 9.1 10⁻31 kg और पाई बराबर तो जान रहे हैं 3.14। E का जो मान होगा E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यह मान रखने पर यह मान समीकरण यह मान समीकरण R इक्वल टू n स्क्वायर इन ब्रैकेट h स्क्वायर नॉट एप्सिलॉन अपान m पाई z स्क्वायर में यह मान समीकरण R बराबर में रखने पर ध्यान देंगे। में रखने पर R बराबर 1 पहली कक्षा है जहाँ n बराबर ध्यान देंगे, जहाँ n बराबर तो 1 भी लिखा जा सकता है, 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं। 1 गुणे h स्क्वायर का मान जो देख रहे हैं 6.6 गुणे 10⁻⁻34 गुणे 6.6 गुणे 10⁻⁻34 और एप्सिलॉन 0 का जो मान देख रहे हैं वह है 8.85 इंटू 10⁻12 अपान m जो इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg 3.14 और z हाइड्रोजन सदिश है तो 1 गुणे E स्क्वायर तो 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 दूना 38 हो जाएगा। देखो R का मान इस सबको ऊपर ले जाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, गुणा भाग करेंगे तो मान आएगा। R बराबर ध्यान देना, देखो ये है 6.6 इंटू 6.6 इंटू 8.85 इंटू 10 पावर ये -34 तो -68 होगा, 12 जोड़ेंगे तो 68 2 70 ये 10⁻⁻80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 9.1 इंटू 3.14 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर देखो ये 31 है माइनस और वो है 38 तो ये होगा -69 तो -69 के ऊपर तो प्लस हो जाएगा, -34 दूना 68। ये देखो n स्क्वायर तो ये 34 तो 68 होगा, 78 80 ठीक है। 10⁻⁻31 और वह -38 तो 3 3 6 8 1 9 सही है। देखो R इक्वल टू इसका कैलकुलेशन करेंगे तो R इक्वल टू ये ऊपर जो देख रहे हैं हम ये 9 है, ये नीचे देख रहे हैं इस तरह से, ऊपर 8 है 6 है, 6 ऊपर ज़्यादा है तो ज़्यादा है, कैलकुलेशन करेंगे गुणा भाग कर लेंगे और गुणा भाग करेंगे तो जो आएगा वही लिखेंगे। ये पहली कक्षा की त्रिज्या होगी, देख रहे हैं कैलकुलेशन करके ध्यान देंगे। ये 6.6 इंटू 6.6 इंटू
8.85। तो इसमें भाग देना है 9.1 से 9.1। फिर इसमें भाग देना है 3.14 से। फिर इसमें भाग देना है 1.6। फिर भाग देना है 1.6 से भाग देना है। एक बार और ध्यान दो, सभी लोग ध्यान देंगे एक बार और। इसमें ये मान तो अभी निकाला गया है, आर का मान हम निकाल रहे हैं h स्क्वायर एप्सिलॉन 0, तो 8.85 × 10⁻³ 34। तो मान में थोड़ा अंतर आ रहा है, ध्यान देंगे एक बार और। 6.6 इंटू 6.6 और इंटू 8.85। और इसमें भाग देंगे 9.1 से। 9.1 भागे 3.14 भाग देंगे 1.6। 1.6 फिर भाग देंगे 1.6 से 1.6। थोड़ा सा अंतर आ रहा है। 10 पावर माइनस जब ये ऊपर जाएगा तो 70 11 होगा, वो भी माइनस में होगा, लेकिन ये त्रिज्या तो एंगस्ट्रॉम में होती है। चलो ठीक है, ये मान आ रहा है, ध्यान देंगे सभी लोग, सही उत्तर आ रहा है। ये आंसर करेक्ट आ रहा है, ध्यान दो। 6.6 इंटू 6.6 इंटू 8.85 और इसमें भाग देना है 9.1 से 9.1। फिर भाग देना है 3.14 से, भाग देना है 1.6 से और फिर भाग देना है 1.6 से। कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान देना है। इसमें आ रहा है 5.270 इंटू 10 पावर, यहाँ ध्यान दो, ये जब पावर -69 है ऊपर जाएगा +69 होगा, और ये -18 है तो 10 पावर -11 10 पावर -11 होगा। या इसको देखो, यदि इसको हम इधर लाना चाहें तो r = 0.527 इंटू 10 पावर -10 होगा, या r होगा ये 5.527 है, जिसको हम 0.53 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। तो देखो, ये पहली कक्षा की त्रिज्या है, देख रहे हैं z = 1 हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए और n = 1 रखा गया है। तो ये पहली कक्षा की त्रिज्या। यदि दूसरी कक्षा की त्रिज्या कोई पूछेगा तो इसमें 2 दूना 4 से गुणा कर देंगे। यदि तीसरी कक्षा की पूछेगा तो 3 × 9 से गुणा करेंगे। यदि चौथी कक्षा की तो 4 × 4 = 16 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये कक्षाओं की क्रम संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है त्रिज्या। तो इस तरह से हम तुम लोगों को बताए बोहर त्रिज्या, बोहर रेडियस और बोहर का मतलब हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए बोहर का सिद्धांत। इसमें 2 हेडिंग बताया गया, दोनों इम्पॉर्टेंट, ध्यान देंगे। कल तुम लोगों को हम बताएंगे बोहर सिद्धांत में ही बताएंगे परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करता है नाभिक की, तो फर्स्ट ऑर्बिट में उसकी स्पीड क्या है सिद्ध करेंगे, और उसके बाद तो इलेक्ट्रॉन की हम ऊर्जा, अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी दिखाएंगे। उसके बाद रिडवर्क कांस्टेंट आगे बताकर इलेक्शन हम समापन की ओर ले जाएंगे, ध्यान देंगे।
और भी होगा, जैसे स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति भी होगा, उसको भी बताया जाएगा।